नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं बिरुमाना इसार खान। वक्त हो चला है जनहित का। जनहित में आज बात करेंगे बिहार की। क्या बिहार में वाकई लाखों की तादाद में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए वोटर बन गए हैं? और क्या इन घुसपैठियों का वोट बचाने के लिए ही इतने दिन से बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का विरोध किया जा रहा है? सवाल संगीन भी हैं और सवाल सियासी भी हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बिहार में बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के वोटर्स की मौजूदगी का बड़ा खुलासा किया है। लेकिन खुलासा होते ही बिहार की राजनीति में खलबली है। तेजस्वी यादव इस कदर बौखला गए कि ना तो फिर उन्हें शब्दों की मर्यादा याद रही और ना ही संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग की गरिमा का उन्होंने कुछ ख्याल रखा। तो जनहित की लीड स्टोरी आज इसी पर है। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। जनहित में सबसे पहले बात बिहार चुनाव की कर रहे हैं। लेकिन नई बात यह है कि अब बात सिर्फ बिहार चुनाव की वोटर लिस्ट तक नहीं रह गई है, बल्कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे का, एक सुनियोजित साजिश का और देश विरोधियों को सियासी कवच पहनाकर उन्हें सुरक्षा देने की वोट पॉलिटिक्स का एक एंगल सामने आया है। और इसी सियासत में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की जुबान आज चुनाव आयोग के खिलाफ इस गंदगी तक पहुंच गई कि एक संवैधानिक संस्था को लेकर इतना गंदा शब्द शायद ही किसी नेता ने पहले बोला हो। तो पहले वो 4 सवाल देख लीजिए जो इस खबर की फोकस में है कि बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी घुसपैठियों की एंट्री हो चुकी है। क्या बिहार में लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए वोटर बन चुके हैं? क्या घुसपैठियों की पहचान के लिए ही वोटर लिस्ट का ये रिव्यू किया जा रहा है? क्या वोटर लिस्ट के रिव्यू का विरोध घुसपैठियों को बचाने की साजिश है? तो ये वो 4 सवाल बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर ये सवाल भीतर ही भीतर अब सुलग रहे हैं। लेकिन आज एक खुलासे के बाद ये अचानक से और ज्यादा अब तेज पकड़ते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है। बिहार में वोटर रिव्यू के दौरान बड़ी संख्या में घुसपैठिए मिले हैं। इन घुसपैठियों में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। घुसपैठियों में म्यांमार के अलावा नेपाली नागरिक भी बड़ी संख्या में हैं। इन घुसपैठियों की पहचान मतदाता सर्वे फॉर्म भरने से पुख्ता हुई है। खुलासे का आधार वो बीएलओ हैं जो घर घर जाकर मतदाता फॉर्म भरवाकर जमा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी छानबीन में घुसपैठियों की मौजूदगी का खुलासा हुआ। इनमें से कई के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी भी हैं, लेकिन फिर भी इनमें से कई लोग हैं जो ऐसे प्रमाण नहीं दे पाए जिससे यह साबित हो सके कि ये लोग भारत के नागरिक हैं। लेकिन वोटर्स के बीच कई घुसपैठियों के होने का खुलासा, वो भी सूत्रों के हवाले से सुनकर विपक्ष का पारा चढ़ गया। आरजेडी नेता और खुद को भविष्य का सीएम मान रहे तेजस्वी यादव एकदम से बौखला गए। चुनाव आयोग पर इस तरह भड़के कि जुबान का कंट्रोल खो बैठे। शब्दों की सारी मर्यादाएं तेजस्वी यादव ने लांघ दी हैं। चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कहां से खबर आई? सूत्र बता। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग। देखिए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना ये कोई नया ट्रेंड तो है नहीं, लेकिन ऐसे भी क्या कि बोलने के लिए 2 साफ सुथरे सभ्य शब्द भी ना मिल सके आपको। एक बार फिर सुन लीजिए तेजस्वी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। सूत्र बता। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। सूत्र नहीं, मूत्र लोग। तो ये तेजस्वी यादव की झुंझलाहट। उन्होंने आरोप लगा दिया कि कुछ वोटर्स को घुसपैठिया साबित करके चुनाव से बाहर करने की दरअसल बीजेपी की ये चाल है। इस पे उन्होंने चुनाव आयोग को मोहरा बताना चाहा। विरोध एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया है, लेकिन तेजस्वी जरा ओवैसी की भाषा देखें।
ओवैसी ने इसे एक तरह से अघोषित एनआरसी बताते हुए ये कहा कि ये शर्मनाक है, एक संवैधानिक संस्था जनता से सूत्रों के जरिए संवाद कर रही है। चुनाव आयोग स्पष्ट करे उसे वोटर्स की नागरिकता तय करने का हक किसने दिया। मतदाताओं की ये गहरी छानबीन एक अहम चुनाव से पहले ही क्यों की जा रही है। 2019 में गृह मंत्रालय का अनुमान था कि बिहार में करीब 10 लाख घुसपैठिए हो सकते हैं। उस वक्त भी तर्क कुतर्क हुए थे कि ऐसा है तो सरकार घुसपैठियों को रोकती क्यों नहीं है, खुफिया तंत्र क्या घोड़े बेचकर सो रहा है। अब ये बात बिहार चुनाव के वक्त फिर से उठ रही है। माना जा रहा है कि बिहार के वोटर लिस्ट रिव्यू में बांग्लादेशी और म्यांमार के रोहिंग्या घुसपैठियों की ज्यादातर जो मौजूदगी है वो बिहार के सीमांचल इलाके में दिखाई दे रही है। बिहार का सीमांचल एक तरफ नेपाल की सीमा से लगता है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। ये पुराने आरोप हैं कि बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने वालों ने सीमांचल में भी गहरी पैठ बना ली है और बड़ी तेजी से यहां सीमांचल के अंदर डेमोग्राफी वो बदल रहे हैं। तो बिहार के सीमांचल में दरअसल 4 जिले आते हैं: किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया। किशनगंज में 1991 में मुस्लिम जनसंख्या 66% थी। 2011 की जनगणना में 66% से बढ़कर मुस्लिम पॉपुलेशन 68% हो गई। कटिहार में 1991 में 40% मुस्लिम थे, 2011 में 44% हो गए। पूर्णिया में 1991 में 35% मुस्लिम थे, 2011 में 38% हो गए। अररिया में 1991 में 40% मुसलमान थे, 2011 में 43% हो गए। क्योंकि 2011 के बाद से जनगणना हुई नहीं है, अब इसीलिए ये नहीं कह सकते कि आबादी में सारा इजाफा जो है वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों का है। लेकिन सीमांचल में आधार कार्ड का सैचुरेशन अंदेशा पैदा करता है कि जिस हिसाब से यहाँ आधार कार्ड की अर्जियां आ रही हैं वो सामान्य तो नहीं लगती। बिहार में आधार सैचुरेशन रेट 94% है। ये 10 जुलाई 2025 तक का आंकड़ा है जो मैं आपको बता रही हूं। यानी बिहार की 100% आबादी में से 94% के पास आधार कार्ड मौजूद है। 13 करोड़ आबादी में से 11,48,98,440 के पास आधार कार्ड है। लेकिन सीमांचल की अगर बात की जाए तो इसके 4 जिलों में आधार कार्ड 100% से ज्यादा है। किशनगंज में 126% है, कटिहार में 123% है, अररिया में 123% है, पूर्णिया में 121% लोगों के पास आधार कार्ड है। अब यहीं से एक शक पैदा होता है कि 100 लोगों में 126 या कहीं 123 लोगों के ये जो आधार कार्ड हैं वो कैसे बन सकते हैं? ये कौन लोग हैं? कहीं बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिए तो नहीं है, या फिर ये कोई और माजरा है, कोई और बात है? अब सवाल है, क्या इसीलिए चुनाव आयोग ने ये वोटर रिव्यू के 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड को शामिल नहीं किया? क्या यही सोचकर राशन कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को उन 11 दस्तावेजों में जगह नहीं दी गई कि अगर लोग फर्जी आधार बनवा सकते हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो बाकी भी अपने पहचान जो है वो फर्जी बनवा सकते हैं। विपक्ष सवाल कर रहा है कि चुनाव आयोग को बिहार में घुसपैठिए दिखे हैं तो वो खुद क्यों नहीं बोलता है? ये सूत्र कहां से आ गए जो चुनाव आयोग के बिहाफ पर बोल रहे हैं? वैसे ये भी सवाल है कि आयोग खुद भी बोलेगा तो विपक्ष कौन सा उसे मान ही लेगा? विपक्ष का वोटर रिवीजन पर पहले दिन से ऐतराज है कि ये अभी क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष की तरफ से जो याचिकाएं लगाई गईं और वहां पर उनके वकीलों की तरफ से कहा गया चुनाव में तो वक्त कम है, ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, वोटर लिस्ट से नाम कट जाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पर आज शाम 6 बजे तक का डेटा ये कहता है, चुनाव आयोग के मुताबिक ये डेटा है जो मैं आपको बता रही हूं, बिहार में अब तक 7 करोड़ 90 लाख वोटर फॉर्म जमा हो चुके हैं। प्रतिशत में देखा जाए 80.11% से ज्यादा वोटर फॉर्म भरकर दे चुके हैं।
98,000 BLO घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं और भरे हुए फॉर्म्स जमा किए जा रहे हैं। इस काम में 4 लाख स्वयंसेवक, 1.5 लाख पॉलिटिकल एजेंट्स भी मदद कर रहे हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि उसका सिर्फ 20% काम ही बाकी है, जिसके लिए बचे हुए 12 दिन काफी हैं। लेकिन तेजस्वी ने 80% फॉर्म भरे जाने के दावे पर सवाल उठा दिए। चुनाव आयोग को झूठा साबित करना चाहा और ये आंकड़ा फर्जी करार तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। जरा देखिए हालत, टारगेट पूरा करने के लिए क्या क्या इलेक्शन कमीशन जो है कर रही है। फॉर्म में लोग जलेबी खाएंगे। तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था वो वोटर्स को अपील करने का वक्त देगा। ये भी कहा था कि लिस्ट बनने से पहले ही सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं। लेकिन अब घुसपैठियों वाला एंगल आने के बाद विपक्ष को डर है कि हो ना हो कागज ना दिखा पाने के नाम पर उसके वोटर्स के नाम काट दिए जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष का घुसपैठिया पूरा बिहार देख रहा है। सूत्र बता, हम वो सूत्र को मूत्र समझते, सूत्र नहीं मूत्र लोग। इनकी भाषा भी मूत्र जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए चीख कट क्यों नहीं गया। संवैधानिक संस्था के सूत्रों से अगर जो जानकारी मिल रही है तो इसकी गहन समीक्षा करना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। अब शर्म नहीं आ रहा विपक्ष को। अब जाके राहुल गांधी जी चक्का जाम करें, तेजस्वी यादव चक्का जाम करें। वोटर लिस्ट आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड बांग्लादेशियों के मिल रहे हैं, राशन कार्ड बांग्लादेशियों को मिल रहे हैं, नेपालियों को मिल रहे हैं, म्यांमारियों को मिल रहे हैं। इन्हीं के लिए खड़े थे वो। असल में तेजस्वी जी यह जोपड़ों वाला मर्यादित भाषा बताता है कि वे अपने पिता की तरह राजनीति के मस्खरा बनना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को नौवीं फेल एक कम पढ़ा लिखा नेता माना जाता था। अब उन्हें एक बेलगाम और कुतिस्त सोच वाला नेता समझा जाएगा। देखिए हालत, टारगेट पूरा करने के लिए क्या क्या इलेक्शन कमीशन जो है कर रही है। फॉर्म में लोग जलेबी खाएंगे। घुसपैठिया कही है। फेलियर ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ही शुड एक्नॉलेज एंड रिजाइन। महान संस्था का जो चरित्र होना चाहिए था, उस चरित्र में मैं कलुषित होता हुआ उस चरित्र को देख रहा हूं। साफ दिख रहा है कि बिहार में वोटिंग से पहले वोटर लिस्ट को लेकर घमासान की खूब गुंजाइश है। अभी चुनाव आयोग का रिवीजन 25 जुलाई तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होने वाली है। और ऐसे में बिहार में आगे आगे वोटर लिस्ट का ये जो मुद्दा है, उसके पीछे पीछे लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा बढ़ रहा है। चुनाव से एन पहले हर दिन सुशासन के दावे पर बट्टा लग रहा है। अपराध की बहार आई है, गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। इस पर चुनावी माहौल बन रहा है कि क्या इस बार नीतीश कुमार जंगल राज से डराकर वोट ले पाएंगे, या इस बार महाजंगल राज का आरोप नीतीश की ही सत्ता को पलट देगा। पशु चिकित्सक की हत्या पटना। दूसरी तस्वीर, कारोबारी वसीम की हत्या सीतामढ़ी। तीसरी तस्वीर, हथियार लहराते बदमाश नालंदा। बिहार में कानून व्यवस्था का जो सवाल बीते कुछ दिनों से सुलगा हुआ है, उसकी सबसे ताजा किस्त है ये 3 तस्वीरें। पटना, सीतामढ़ी और नालंदा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ना खाकी का खौफ नजर आ रहा है और ना ही एनकाउंटर का डर। चुनावी माहौल में ये तस्वीरें सुशासन बाबू की छवि पर किसी दाग से कम नहीं है, जिसे विपक्ष हाईलाइट कर हमलावर है। संकरी गलियों में एक शख्स गुजर रहा है, तभी काले टी शर्ट वाला शख्स सीसीटीवी के फ्रेम में दाखिल होता है। आगे चल रहे शख्स की कनपट्टी पर गोली चलाता है, तभी 2 और हमलावर सीसीटीवी के फ्रेम में नजर आने लगते हैं। तीनों धाए धाए कर गोली चलाने लगते हैं। जब ये वारदात होती है, वहां से एक महिला गुजर रही थी।
इस महिला के सामने ये पूरी घटना कैद हुई। महिला सहम जाती है। जिस शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी वो कारोबारी वसीम खान उर्फ पुड्डू खान की है। जिस जगह पर अपराधियों ने गोली मारी वो मैसोल चौक है, जो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वारदात के बाद जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, वहां मौजूद भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर दी। तकरीबन 9 बजे सूचना मिली थी कि वसीम खान नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा गोली मार दिया गया। तत्काल जो है पुलिस यहाँ पहुंची। हम लोग CCTV एक्सेट्रा दिखा रहे हैं और जल्द से जल्द उसमें हम लोग उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अब अपराधियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल है पुलिस की नींद इतनी देर से क्यों खुल रही है। वारदात के ठीक एक दिन पहले ही वसीम खान ने अपनी जान का खतरा बताया था। बकायदा 7 लोगों के नाम लिए थे, लेकिन पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी। बदमाश बेखौफ होकर वसीम खान की हत्या को अंजाम देने में कामयाब हो गए। कुछ लोग एक साथ मिलकर एक मत से साजिश कर मेरे हत्या की साजिश रच रहे हैं। यह सभी लोग मिलकर मेरे हत्या की साजिश रच रहे हैं और कभी भी कहीं भी मेरी हत्या करा सकते हैं। हत्या का कारण यह है कि इसमें नसीर अहमद उर्फ लाल, देवेंद्र शाह, इन लोगों ने मेरा जो है बहुत सारा पैसा ठग लिया। बहुत सारे कारोबार के नाम पर इन लोगों ने मुझसे जो पैसा लिया और इन लोग को डर है कि अगर ये लोग मेरा पैसा नहीं लौटाएंगे तो हम इनके साथ मारपीट करेंगे, झंझट करेंगे। इसी डर से ये सभी लोग मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं। सीतामढ़ी के राजधानी पटना में नागरिक महफूज नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीरें हैं सुरेंद्र कुमार की। सुरेंद्र पेशे से पशु चिकित्सक थे। बीती रात अपराधियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। परिजन गंभीर हालत में अस्पताल ले गए, लेकिन सुरेंद्र की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। अज्ञात व्यक्ति गोली मारकर भाग गया। आवाज़ सुनकर लोग, आसपास के लोग वहां पर गए। परिजनों का बयान दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। FSL टीम को खबर किया गया है और DIU टीम को भी डंप लेने के लिए सूचित किया गया है। वहीं पटना में ही दिन दहाड़े वकील जितेंद्र महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जहां वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से पुलिस थाना करीब ही था। पुलिस इलाके की CCTV खंगाल रही है। वहीं छपरा में शिक्षक संतोष राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संतोष राय घर लौट रहे थे। हमले में उनका चालक भी घायल है, जिसका इलाज जारी है। पटना से महज 67 किलोमीटर दूर नालंदा में भी बदमाश बेखौफ तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं। देखिए, बीच बाजार एक शख्स तमंचा लहरा रहा है। इसके बाद ये शख्स संकरी गली में जाता है, लोगों के घरों के दरवाजों को लात मारने लगता है। बिहार की इन्हीं तस्वीरों को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। नीतीश की सुशासन वाली छवि पर सवाल उछाल रहा है। 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहने वाले नीतीश कुमार पहली बार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैकफुट पर हैं। विरोधी उन्हें सरकार चलाने के लिए अनफिट बता रहे हैं। कौन सा दिन में ये जब गोलियां ना चलती, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। आप ही लोग तो कहते, शायद मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की। समीक्षा के बाद तो लग रहा और अपराध बढ़ गया। अरे मुख्यमंत्री जी और बिहार पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। गृह मंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार हैं और वो अचेतन अवस्था में हैं। उनकी बुद्धि और उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको पता चले। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। पूरे सरकार को 3-4 अधिकारी और 4-5 उगाही मंत्री चला रहे हैं। कानून व्यवस्था की इन तस्वीरों से विपक्ष नीतीश की सेहत पर भी सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश को अनफिट बता रहा है, लेकिन बीजेपी नीतीश का बचाव करते करते मौजूदा हालात के लिए भी आरजेडी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। बीच के कालखंडों में एनडीए की सरकार में पूरी तरह से बहुत हद तक लगाम लगा, लेकिन 2 बार राजद, जिसको कि अपराध मुक्त करने के बिहार के संकल्प के कारण वो सत्ता से भी बाहर हो गया,
हम लोगों के ही गलती से वो फिर से जिंदा हो गया। सिर्फ जुलाई के महीने में ही बिहार से अपराधियों के बेलगाम होने की जो तस्वीरें सामने आई है, उसने चुनाव से पहले नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जंगल राज का जो मुद्दा एनडीए आरजेडी के खिलाफ इस्तेमाल करता था, उसकी धार इन वारदातों से थोड़ी कुंद जरूर पड़ गई है। आगे बढ़ते हैं। अब वो सवाल जो पूरे देश को झकझोर दे रहा है, पापा ने अपनी परी को क्यों मार डाला? अमूमन माना यह जाता है कि पिता और बेटी का रिश्ता बहुत भावुक होता है। बेटी अपने पिता के ही सबसे करीब होती है, लेकिन वो क्या वजह, क्या हालात रहे होंगे जिसमें एक पिता दीपक यादव ने खुद अपनी बेटी राधिका की हत्या कर दी। राधिका मर्डर केस में अब उसकी दोस्त ने एक बड़ा खुलासा किया कि राधिका का परिवार बहुत पिछड़ी, संकुचित सोच वाला था। घर में राधिका का दम घुट रहा था। हालांकि ये सिर्फ एक बयान है, इसे अभी से पिता के हाथों राधिका की हत्या का अंतिम सच नहीं मान सकते हैं। गुरुग्राम की राधिका मर्डर केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब राधिका की हत्या के पीछे उसका मेकअप, ड्रेस और उसके रहन सहन के तरीकों की चर्चा हो रही है। राधिका की करीबी दोस्त ने एक वीडियो पोस्ट कर हत्याकांड का सच बताने का दावा किया है। राधिका की दोस्त हिमांशिका राजपूत ने उसकी जिंदगी के कई यादगार पलों को वीडियो के जरिए साझा किया है। वीडियो में राधिका को केक खाते, जिम करते तो कभी खुश होते दिखाया गया है। हिमांशिका ने बताया कि उसकी दोस्त बेहद खूबसूरत और अच्छी लड़की थी। आज वो अपने दोस्त के दुनिया छोड़ जाने से बेहद दुखी है। हिमांशिका ने दूसरे वीडियो में राधिका के परिवार और हत्याकांड की बड़ी वजह का खुलासा करने का दावा किया है। राधिका को अंतिम विदाई देने के बाद हिमांशिका ने बड़े बड़े दावे किए हैं। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। हिमांशिका का दावा है कि राधिका के पिता ने हत्या की प्लानिंग कुछ दिन पहले ही कर ली थी। Somehow I managed to went to the cremation and वहाँ जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे। हिमांशिका का ये भी दावा है कि उसके पिता दीपक यादव राधिका के तौर तरीकों से नाखुश थे। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। हिमांशिका ने लव जिहाद की बातों को खारिज करते हुए राधिका के पिता पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। और ऐसे में राधिका मर्डर केस में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, पिता ने जिन हाथों में राधिका को खिलाया, उन्हीं हाथों से आखिर कैसे अपनी बेटी को मार दिया? या फिर कोई ऐसी लिमिट क्रॉस हुई थी कि पिता भूल गया कि जिसकी जान ले रहा है वो उसकी अपनी औलाद है? क्या कोई भी गुस्सा इतना खराब हो सकता है कि अपने हाथों से ही अपनी ही बनाई दुनिया उजाड़ दे? मैं उनसे मिला था म्यूजिक वीडियो में, तो मैंने म्यूजिक वीडियो शूट किया, फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना उसने क्या ही करा था। अपना पेड़ अपने हाथ ने ही काट दिया, ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। हम सबको इस चीज का दुख है। गुरुग्राम की राधिका यादव के साथ करीब 1.5 साल पहले एक एल्बम में काम करने वाले एक्टर इनाम उल हक का नाम जोड़कर मृतका के चरित्र का हनन किया जा रहा है, तो कहीं उसके मेकअप के तरीके पर आपत्ति जताने की बात सामने आ रही है। लेकिन अब पिता के हाथों हुई बेटी की हत्या के बाद परिवार के लोग मानते हैं कि जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। राधिका की दोस्त हिमांशिका भी यही कह रही है कि राधिका के पापा अपने दोस्तों के तानों से तंग आकर एक हत्यारे बन बैठे। उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि
उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। तो सवाल उठता है, क्या दीपक जैसे पिता को अपनी बेटी पर भरोसा नहीं था? क्या समाज के ताने सुनने वाले पिता को अपनी बेटी की जान प्यारी नहीं थी? मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक मानसिक तनाव में लिए गए फैसले घातक साबित होते हैं। कुछ पिता जिनको, या माता पिता दोनों को ही कहूँगी, ऐसे हैं कि हमारे हिसाब से चलो वरना अपना रास्ता नापो। कि माता पिता बनना नहीं आता माता पिता को, वो खुद ही इतना बचपनापन होता है, मैच्योरिटी नहीं होती, समझदारी नहीं होती, धैर्य नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि ऐसा बच्चा मर जाए तो अच्छा है। राधिका हत्याकांड के बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित और गीता बबीता जैसी खेल जगत में नाम कमाने वाली बेटियों के पिता महावीर फोगाट कहते हैं कि परिवार के लोगों को अपनी बेटियों को पूरा सम्मान और आजादी देनी चाहिए, बेटियों पर भरोसा रखना चाहिए। कोई भी है माँ बाप न ऐसी सोच होनी चाहिए और बच्चे को प्रेम प्यार से समझाए बैठा करके, लेकिन ऐसी घटना को अंजाम नहीं दी। क्यों? हमारा देश तो वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर साथ चल रहा है और मैंने ये दुनिया में सिद्ध करके दिखा दिया। जो आज राधिका हत्याकांड को हर कोई दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है। हत्या करने वाले ने खुद ही अपना जुर्म कबूला है। हत्याकांड के बाद परिवार भी साफ साफ इसे गलत बता रहा है और अब कानून अपना काम करेगा। सवाल है, बेटी के हत्यारे पिता की मानसिकता इस हत्याकांड की जिम्मेदार है या फिर कोई और? और अब बात धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की, जिसका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। नया खुलासा है, मुस्लिम राष्ट्र बनाने के मिशन में छांगुर को आईएसआई से बैकअप मिल रहा था। वो कई आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में था। छांगुर ने हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने के लिए एक महिला ब्रिगेड बना रखी थी। छांगुर की महिला ब्रिगेड बेनकाब। साजिश को अंजाम देने के लिए 20,000 शागिर्द। चालीस देशों में छांगुर का नेटवर्क। और आईएसआई का रिमोट कंट्रोल। लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर धर्मांतरण का खेल खेलने वाले मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खुलासे बेहद हैरान कर देने वाले हैं। बेहद शातिराना तरीके से पिछले 10 सालों में छांगुर ने देश के खिलाफ जो साजिश रची, एक एक कर सभी से अब पर्दा उठ रहा है। एक और बेहद अहम जानकारी से सवाल उठ रहे हैं, क्या छांगुर आईएसआई एजेंटों का रिमोट कंट्रोल भी बना हुआ था? दरअसल छांगुर हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू गया था और यहाँ उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों से मुलाकात की थी। छांगुर बाबा की खतरनाक साजिश का हुआ खुलासा, काठमांडू में आईएसआई के एजेंटों से भी किया था संपर्क। ताजा खुलासे के मुताबिक छांगुर अवैध धर्मांतरण के लिए सुनियोजित अपराध का नेटवर्क बना चुका था। छांगुर अपनी ताकत दिखाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसकी बात न मानने वाले शख्स के खिलाफ दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाकर केस दर्ज हो सके। सूत्रों के मुताबिक छांगुर दावा करता था कि वो करीब 40 देशों में अपनी पैठ रखता है। छांगुर उर्फ जमालुद्दीन दावा करता था कि उसके करीब 20,000 शागिर्द भी हैं और इन्हीं के जरिए वो अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क बना चुका था। इशारा साफ है कि वो पाकिस्तान के इशारों पर भी नाच रहा था और देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा था।
और अब जनहित की स्पेशल स्टोरी है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक गर्भवती महिला ने गांव तक सड़क न बनने पर सवाल उठाए तो बीजेपी सांसद का जवाब था, फिक्र मत करो, जब जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर से उठवा लेंगे और अस्पताल पहुंचा देंगे। सांसद की खिंचाई तो पहले से ही हो रही है, अब उनके दावों की हवा भी निकल गई, और वो ऐसे कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक गर्भवती महिला को पैदल चलकर एम्बुलेंस तक जाना पड़ा है। बारिश के बीच पानी के बीच से होकर गुजरती हुई गर्भवती महिला। गर्भवती महिला को सहारा देकर नाले के पार पहुंचाते हुए दो लोग। पकड़ ले पकड़ रहे। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से महज 7 किलोमीटर दूर कुंभड़ी गांव की है, जहां 26 साल की एक गर्भवती महिला आरती को प्रसव पीड़ा होने पर घर वालों ने एम्बुलेंस बुलवाई, लेकिन गांव तक पहुंचने के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने एम्बुलेंस को नाले के पार ही खड़ा कर दिया, जिसके बाद आरती 2 लोगों का सहारा लेकर नाला पार करते एम्बुलेंस तक पहुंचने को मजबूर हो गई। जो आप पार करा रही नाला, उनमें कौन कौन थे आपके साथ? हमारी बहन आती, 2 बहन आती। हाँ। और कौन था साथ में? और भैया आते। एम्बुलेंस नाला के इस तरफ थी। हाँ। अच्छा। ये कब की मतलब कितने बजे आप वहाँ से पार किया था आपने? हालांकि जैसे जैसे आरती अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन नरसिंहपुर से सामने आई इस तस्वीर ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है, क्योंकि 2 दिन पहले ही सीधी के बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा एमपी के हेल्थ सिस्टम को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे। आज जरूरत पड़े तो मरीज को हेलीकॉप्टर से भी, हवाई जहाज से भी उड़ा करके ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं जिसके पास आई। बीजेपी सांसद के इस हवाई दावे की वजह जान लीजिए। दरअसल नरसिंहपुर की आरती की तरह ही सीधी जिले की रहने वाली एक प्रेग्नेंट महिला लीला साहू ने गांव में सड़क नहीं बनने को लेकर सवाल उठाए थे। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है, तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित, या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित। अपने सांसद राजेश मिश्रा से लीला साहू ने सड़क बनवाने का वादा याद दिलाते हुए पूछा कि सड़क न होने से अगर कोई अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस सवाल के जवाब में बीजेपी सांसद ने लीला साहू से उनकी डिलीवरी डेट पूछते हुए कहा था कि जरूरत पड़ी तो उन्हें 1 हफ्ते पहले ही उठवा लेंगे। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हम हमारी पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। सांसद राजेश मिश्रा के इस बेतुके बोल पर लीला साहू ने शनिवार को जवाब देते हुए कहा था कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनकी तरह गांव में कई और गर्भवती महिलाएं और मरीज हैं। ऐसे में सांसद जी लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए आखिर कितनी हवाई सर्विस मुहैया करवाएंगे? तो हम सांसद जी से कहा चाहे थे कि हमरे खातिर हेलीकॉप्टर भेजक जरूरत नहीं है, काहे से कि हम ही बस यह गांव में ही एक गर्भवती महिला न होहन, या हमरे जैसे ही अब 6 गर्भवती महिला हैं और मरीजा हैं, अपना केका हेलीकॉप्टर से उठवा लेवे और हॉस्पिटल पहुंचवा देवे, तो अपना हम ही रोड दे बहुत विकास होता रोड से ही। लेकिन एक तरफ सीधी में सड़क की लड़ाई लड़ रही गर्भवती लीला साहू और नरसिंहपुर में पैदल ही एम्बुलेंस तक जा रही आरती मल्लाह की तस्वीर सामने आने के बाद कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एमपी की बीजेपी सरकार को ना तो जनता की सुध है, ना ही महिलाओं के लिए सम्मान। ये शासन पूरे तरीके से लचर व्यवस्था में चल रहा है, कोई सुध नहीं है, बेसुध है पूरे अधिकारी कर्मचारी, और कोई चिंता नहीं है सरकार को कि महिलाओं के साथ क्या करना है,
महिलाओं की सम्मान की बात करती है ये सरकार, और ये महिला सम्मान देखिए आप, साफ साफ दिख रहा है। वैसे सड़क बनवाने का जिम्मा मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के पास है, जो पहले ही सड़कों की मांग पर बजट की कमी और जटिल प्रक्रिया का हवाला देकर हाथ खड़े कर चुके हैं। जनहित में आगे, अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी, तकदीर भी बड़ी तेजी से बदली है। नया कश्मीर अब देश के साथ कदम ताल कर रहा है और इसमें उन लोगों का योगदान नहीं भुलाया जा सकता जो लोग आतंकवाद के आगे कमजोर नहीं पड़े, भले ही उन्हें अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े हों। ऐसे ही देश प्रेमियों के परिजनों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मरहम लगाया। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी हो सकता है इस राह में भजन नहीं, कुछ और यहाँ हो सकता है, अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मशहूर शायर फहमीदा रियाज की ये नज्म जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पढ़ी। मौका था आतंकवाद से पीड़ित लोगों से मुलाकात का। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। इनके अपनों ने आतंकवाद के खिलाफ खड़े होकर खुद की जान गंवाई है। घाटी में जब आतंकवाद चरम पर था, तब भी ये भारत माँ के साथ मजबूती से खड़े रहे। आतंकी घटनाओं में अपने किसी करीबी को गवा चुके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। 2002 से आज तक किसी ने हमारी नहीं सुनी, इतनी हुकूमतें बनी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब ने हमारी सुनी। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी की वजह से ये आज फैमिलीज यहाँ पे आज है और इनको आज कोई बंदा जो मसीहा बन के इनको एडजस्ट कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नर साहब यानी कि हमारे लिए यानी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। आज पहली बार मनोज सिन्हा साहब ने मतलब हमारे दुख में शामिल होकर हमारे लिए इतना सोचा। ये नियुक्ति पत्र बारामूला में नेक्स्ट ऑफ किन्स को सौंपे गए। इसी साल 29 जून को अनंतनाग में एलजी ने पीड़ितों के परिवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्हें भरोसा दिया गया था कि अगले 30 दिनों के अंदर परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। हजारों आम कश्मीरी नागरिकों को पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों के द्वारा बेरहमी से मारा गया। उनकी मौत सिर्फ एक घटना बनकर रह गई थी। उनकी मौत पर घर वालों के आंसू पोंछने भी लोग नहीं आते थे। 1990 से लेकर अब तक बारामूला के जो कश्मीरी आतंकवादियों के हमले में मारे गए, किसी का पूरा परिवार मारा गया, किसी का बेटा तो किसी के माँ बाप को आतंकवादियों ने मार दिया था। इसी बारामूला के फतेहगढ़ गांव में 9 जून 1992 9 जून 1992 के दिन वली मोहम्मद लोन साहब के बेटे बशीर लोन को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने गोली मारी। 1 साल बाद हिजबुल के आतंकवादियों ने 2 अन्य बेटों गुलाम मोहिद्दीन लोन और अब्दुल रशीद लोन को अगवा करके ले गए। आज तक उनकी लाश नहीं मिली। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक हर पीड़ित के परिवार का पूरी तरह से पुनर्वास नहीं हो जाता। हम 18 ईयर से इंसाफ के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। इतनी बार बोला, हर बार आते थे वेरिफिकेशन वगैरह, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स देखे, वो चीजें। तो आज वी थैंक श्री मनोज सिन्हा सर कि उन्होंने हमारी आज जो है ख्वाहिशात जो है वो पूरी की। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से कश्मीर में विकास की बयार बह रही है। विकास की इस धारा के साथ आम कश्मीरी को भी मुख्य धारा में जोड़ने की मुहिम जारी है। ये तस्वीर इस बात की भी गवाह है कि जो देश के साथ खड़ा है, देश हमेशा उनके साथ खड़ा है। और कल देश के लिए एक बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि अंतरिक्ष में 41 साल बाद तिरंगा लहराने वाले शुभांशु शुक्ला अपना मिशन खत्म करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस धरती के लिए रवाना होने वाले हैं। भारतीय समय के मुताबिक शुभांशु मंगलवार को धरती पर उतरेंगे।
अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने वाले शुभांशु शुक्ला की वापसी का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत के मिशन की अगुवाई करने वाले शुभांशु 18 दिन बाद फिर से धरती पर कदम रखने वाले हैं। अंतरिक्ष से शुभांशु की वापसी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब पूरे देश को इंतजार है सोमवार का, जब स्पेसक्राफ्ट शुभांशु को लेकर अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना होगा। धरती के लिए रवाना होने से पहले शुभांशु शुक्ला और उनके साथ एक्सियोम मिशन पर स्पेस से गए बाकी 3 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फेयरवेल दिया गया। अंतरिक्ष से धरती पर वापसी की प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहते हैं। 14 जुलाई को शाम 4:30 बजे आईएसएस से शुभांशु शुक्ला को लेकर स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से अनडॉक होगा। माना जा रहा है कि 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे के करीब अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रशांत महासागर में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग होगी। इसके बाद शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस कदम रखेंगे। ऐसे में अब शुभांशु के परिवार को बेटे के सकुशल घर वापसी का बेसब्री से इंतजार है। शुभांशु के स्वागत के लिए उनके घर पर तैयारियां चल रही हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में शुभांशु के माता पिता ने बताया कि वो घर आने पर बेटे का किस तरह स्वागत करेंगे। आनंद ही आनंद, जब मतलब कहते नहीं, जब बच्चा सकुशल आता है तो कितनी खुशी होती है। ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है। हमने कहा बेटा आपकी घर आओ तब की कुछ तो तुम बताओ तो तुम्हारे लिए हम अच्छी चीज़ बना के तैयार करके रखें, जब आने का विचार बने। कहे मम्मी अभी तो आने में बहुत टाइम है, जब आना होगा तब बता देंगे और मैं इस बार खाऊंगा भी, ये उसने कहा, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से कुछ नहीं खाते हैं, घर का कोई चीज़ नहीं, कोई व्यंजन नहीं, कुछ भी कोई चीज़ नहीं खाता है घर के। लेकिन धरती पर वापसी के बाद शुभांशु शुक्ला कुछ दिनों तक परिवार से दूर रहने वाले हैं। वापस आने के बाद धरती के माहौल से दोबारा तालमेल बनाने के लिए शुभांशु 7 दिनों तक नासा की देखरेख में रहेंगे। दरअसल स्पेस से वापस आने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के चलने फिरने, हार्ट की फिटनेस और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान दिया जाता है, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों का शरीर सामान्य गतिविधियों के लिए फिर से तैयार हो पाए। जैसे जैसे शरीर की स्थिति सामान्य होती है, एस्ट्रोनॉट्स की एक्सरसाइज बढ़ाई जाती है। इस दौरान अंतरिक्ष से लौटे लोगों को पूरी तरह से वैज्ञानिकों की निगरानी में रखा जाता है। वहीं सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे देश की नजरें अब अपने नायक की सुरक्षित वापसी पर टिकी हैं, क्योंकि शुभांशु के अंतरिक्ष से पृथ्वी तक लौटने का सफर चुनौतियों से भरा रहने वाला है। और अब वक्त हो गया है आज के जनहित मंत्र का। ये आसमान भी उतर आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की हुंकार होनी चाहिए। जनहित में आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।